हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आर के नारायण का नॉवल मालगुडी डेज नॉवल की 4th शॉर्ट स्टोरी को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गेट्समैन्स गिफ्ट। इस स्टोरी के ऑथर हैं आर के नारायण और इसका जॉनर है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है गोविंद सिंह, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में एक गेटमैन का, एक वॉचमैन का काम कर रहा है। अब इसके वर्क प्लेस की बात करें तो इसका वर्क प्लेस है इंग्लैंडिया नाम की इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश या इंग्लिश रूल का ऑफिस है। अब यहाँ पर भी एक पावरफुल फिगर है जिसका नाम है साहिब, जो कि वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। अब इसमें गोविंद सिंह के रूटीन की बात करें तो 25 साल तक इन्होंने गेट्समैन की नौकरी की, डिसिप्लिन से की, यूनिफॉर्मली की, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते थे। अब रिटायरमेंट की बात करें तो इन्हें अपनी ड्यूटी से रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इनकी आई साइट जो है वो कमजोर हो रही थी और इयरिंग एबिलिटी भी कमजोर हो रही थी, जिस वजह से ये अब वर्क करने में सक्षम नहीं थे। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बात करें तो 12 रुपए प्रति महीने की पेंशन के रूप में इन्हें दिए जाने लगे, जिससे इनके घर के आम खर्चे चलते थे। साथ ही साथ इनकी वाइफ भी कुछ ना कुछ काम करती थी, जिससे कि मंथली एक्सपेंसेस बैलेंस हो सके। अब इसमें गिफ्ट की बात करें तो टाइटल में एक वर्ड आया है गिफ्ट। वो किस वजह से आया है? इस वजह से आया है क्योंकि गोविंद जो है अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को एक्सप्लोर करता है, जिससे वो क्ले से डॉल्स को बनाता है, क्ले मॉडल्स बनाता है और फिर अपने ऑफिस स्टाफ को भी उन मॉडल्स को दिखाता है। अपने बॉस को यानी कि जनरल मैनेजर को वो उन मॉडल्स को गिफ्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक इंसिडेंट आया था, उस इंसिडेंट की बात करें तो गोविंद के पास एक रजिस्टर्ड लेटर आता है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और सोचता है कि इसमें पक्का कोई ना कोई बैड न्यूज होगी जो कि उसकी पेंशन से रिलेटेड होगी। अब उस रजिस्टर्ड लेटर की वजह से उसके मन में काफी डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से लोग उस पर डाउट भी करते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, और वो भी इस वजह से अपनी खुद की ही सैनिटी पर शक करने लगता है कि कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो गया है। अब इसमें एक ऐसा एपिसोड आया था जो कॉमिक भी है और आयरोनिक भी है। अब उस एपिसोड की बात करें तो उस एपिसोड में क्या है, गोविंद उस लेटर के अंदर जानना चाहता है कि उस लेटर के अंदर क्या बात लिखी हुई है, लेकिन उसे बिना खोले वो ये बात जानना चाहता है। इसीलिए वो एक्सरे इंस्टीट्यूट में भी पहुंच जाता है, वहां पर जानने के लिए कि क्या आप मुझे एक्सरे करके बता देंगे कि इसके अंदर क्या है, और मैं इसे खोलना नहीं चाहता। अब उसके पागलपन की बात करें तो उसका ये जो इरेटिक बिहेवियर है, इसकी वजह से पब्लिक को भी डिस्टर्बेंस होती है। वो एक स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ देता है, इंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस भी उसे पकड़ती है एक बार। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है स्टोरी में, जिसमें कि रिवील होता है कि साहिब ने जो लेटर वहां पर भेजा था, जो रजिस्टर्ड लेटर आया था, वो अकाउंटेंट उसे खोलकर बताता है कि इसके अंदर एप्रिसिएशन है, यानी कि तुम्हारी तारीफ की है, और साहिब ने साथ ही साथ 100 रुपए भी दिए हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे मॉडल्स बहुत अच्छे लगे। और एंड में रिजोल्यूशन क्या निकलता है, हालांकि इसका रिजोल्यूशन जो है वो काफी आयरोनिक होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। अब जब गोविंद को अपने आप पर विश्वास हो जाता है कि वो मैड नहीं है, फिर भी गोविंद उन टॉयज को, उन क्ले मॉडल्स को बनाने से इनकार कर देता है कि अब मैं इसे नहीं बनाऊंगा। इट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन फॉर अ सेन मैन, यानी कि एक सही आदमी के लिए, जो कि पागल नहीं है, जो बुद्धिमानी आदमी है, ये उसका काम नहीं है। ये यहाँ पर आयरोनिक क्लोजर होता है। अब इसमें थीम्स क्या क्या है, फियर की थीम है, इनसिक्योरिटी जो कि ओल्ड एज में आती है उसकी थीम है। यहाँ पर वो साहिब को नियरली गॉड लाइक मानता है। रिटायरमेंट के बाद उसे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगते हैं, यानी कि वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो पागल है या नहीं है। उसका डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। हालांकि वो अपने आर्ट को एक्सप्लोर भी करता है, लेकिन उसी आर्ट की फ्रीडम को वो सोशल रिस्क मानता है कि इसकी वजह से लोग मुझे पागल मानने लगे हैं। सिंबल्स क्या क्या है, जो रजिस्टर्ड लेटर इसके पास आता है उसकी वजह से इसे एंजाइटी क्रिएट होती है, तो ये एंजाइटी का सिंबल है। क्ले मॉडल्स जो है वो क्रिएटिविटी का सिंबल है, डिजायर का सिंबल है। जो इसकी खाकी यूनिफॉर्म है और जो इसका सैल्यूट है वो इसकी हायरार्की को, इसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पेंशन डे रिचुअल जो है वो इसकी कंटिन्यूअस चलने वाली डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसकी डिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन पर है, उस इंश्योरेंस कंपनी पर है। अब आर के नारायण ने इसमें बहुत ही कम लेकिन ह्यूमरस सरफेस क्रिएट किया है, जैसे कि उसका ऑड बिहेवियर, एक्सरे वाला एपिसोड। ये सभी टेक्निक्स काफी साइकोलॉजिकली ट्रुथ भी हैं और आयरनी भी क्रिएट करती हैं। और मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इस स्टोरी में एक ऑर्डिनरी पर्सन की फ्रीडम की बात की है कि वो कैसे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है और फाइनली उसकी वजह से तंग भी हो जाता है, उसमें डर बैठ जाता है, और फिर वो अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपने ऑफिस में जाने से मना भी करता है कि मैं आगे से अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा पेंशन लेने के लिए भी, कहीं वहां पर मैं जाऊं और साहिब मुझे डांट ना दें, फटकार ना लगा दें। इस वजह से उसके मन में डर भी बैठ जाता है। अब इसमें इस स्टोरी में एक प्लेस का नाम आया है इंग्लैंडिया, तो ये मालगुडी का मैप है जो कि एक बुक में बताया गया है, इलिस्ट्रेट किया गया है। इसमें बिल्कुल वेरी ईस्ट में यहाँ पर इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, और ये कूप बैंक के पास है और रेस कोर्स रोड के साथ है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी साइड में मालगुडी में इंग्लैंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो इसके ईस्ट साइड में है। अब इस स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं हम। When a dozen persons question openly or sillily a man's sanity, he begins to entertain serious doubts himself. तो जब दर्जन भर लोग उससे ओपनली क्वेश्चन करते हैं, उससे कपटपूर्ण तरीके से पूछते हैं, उसकी बुद्धिमानी
सोचने के बारे में, उसके विवेक के बारे में पूछते हैं तो उसे खुद पर ही डाउट होने लगता है। अब ये ही वर्ड जो है यहाँ पर गोविंद सिंह के लिए आया है, जो कि यहाँ पर इस स्टोरी में गेटमैन है। यहाँ पर ये वर्ड है सिलीली यानी कि श्रूडली, कपटपूर्ण तरीके से, कनिंगली, और सैनिटी जो कि रैशनैलिटी होती है, बुद्धिमानी होती है, विवेक होता है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन एक्स गेटमैन गोविंद सिंह। यहाँ पर आया एक्स गेटमैन यानी कि वो रिटायर हो चुका है। उसके बाद की ये स्टोरी है, कौन नरेट कर रहा है ये हमें नहीं बताया है। तो कुछ ऐसा ही वहाँ के एक्स गेटमैन गोविंद सिंह के साथ हुआ था। कहाँ का गेटमैन है ये? इंग्लैंडिया का। एंड यू कुड नॉट ब्लेम द पब्लिक ईदर, और इस बारे में आप पब्लिक को भी यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। व्हाट कुड यू डू विद अ मैन who carried about in his hand a registered postal envelope and asked, "Please tell me what there is inside." The obvious answer was, "Open it and see." He seemed horrified at this suggestion. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसे आदमी के साथ क्या ही करेंगे जो अपने हाथ में एक रजिस्ट्री लेटर लेकर घूम रहा है और सभी से पूछ रहा है कि प्लीज मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या है। और लोग जब इसके बारे में जवाब देते हैं कि सीधी सी बात है भाई, इसे खोलो और देख लो, तो ऐसा सुजेशन सुनते ही वो काफी घबरा जाता था। "Oh, no, 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 can't do it," he declared and moved off to another friend and acquaintance. और तभी वो इसका जवाब देता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे खोल नहीं सकते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है, फिर अपने किसी दोस्त के पास जाकर वहां उससे पूछता है, फिर अपने किसी एक्वेंटेंस के पास जाता है यानी कि परिचित व्यक्ति के पास जाता है, उसको यही बात सेम बात पूछता है। एवरीवेयर द सजेशन वाज सेम टिल ही थॉट एवरीवन हैड टर्न्ड मैड। और जिस भी जगह पर वो जाता वहां पर सभी के पास उसे यही जवाब मिलता कि सिंपल सी बात है, इसे खोलो और पढ़ लो। तो उसे ऐसा लगने लगा था कि सभी के सभी पागल हो चुके हैं। एंड देन somebody said, "If you don't like to open it and yet want to know what is inside, you must take it to the X-ray Institute." This was suggested by an ex-compounder who lived in the next street. और तभी उसे एक बंदा कहता है कि अगर तुम्हें इसे खोलना नहीं है और फिर भी जानना है कि इसके अंदर क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक्सरे इंस्टीट्यूट पर चले जाओ। और ऐसा सुजेशन किसने दिया था? अगली ही गली में रहने वाले एक्स कंपाउंडर ने उसे ऐसा सुजेशन दिया था। व्हाट इज इट? आस्क्ड गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह उस पर्सन से पूछता है कि अरे भाई ये क्या है? इट वॉज एक्सप्लेन टू हिम। तो वो एक्स कंपाउंडर गोविंद सिंह को ये बात एक्सप्लेन कर देता है कि एक्सरे इंस्टीट्यूट क्या है। वेयर इज इट? फिर वो पूछता है कि ये है कहाँ? ही वॉज डायरेक्टेड टू द सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट। तो तब वो एक्स कंपाउंडर उसे इशारा करता है कि वो देखो वहां है सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट। But before saying anything further about his progress, it would be useful to go back to an earlier chapter in his history. अब यहाँ पर नरेटर खुद बात कर रहा है और कह रहा है कि हम इससे पहले कि अगले चैप्टर पर जाएं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी हिस्ट्री को जानें, हम उसके बैक साइड को जानें कि किस तरह से उसका पास्ट था। After war service in 1914 to 18, he came to be recommended for a gatekeeper's post at Englandia's. अब मैंने एक पिक्चर के अंदर आपको दिखाया था, इंग्लैंडिया जो है वहां पर ईस्ट में है, इंश्योरेंस कंपनी है मालगुडी के अंदर। तो 1914 से 1918 के बिटवीन उसने मिलिट्री में सर्विस की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग। और उस सर्विस के बाद उसे गेटकीपर की नौकरी के लिए रिकमेंड किया जाता है, वो भी कहां पर? इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। ही लाइक द जॉब वेरी मच। उसे वो जॉब पसंद भी काफी आती है। ही वॉज गिवन अ खाकी यूनिफॉर्म, अ रेस्प्लेंडेंट बैंड अक्रॉस हिज शोल्डर एंड अ शॉर्ट स्टिक। अब यहाँ पर वर्ड आया रेस्प्लेंडेंट, यहाँ पर इसका मीनिंग है ब्राइट या फिर शाइनिंग, चमकीला हो जो। तो उसे खाकी यूनिफॉर्म दी जाती है, एक चमकीला सा बैंड उसके शोल्डर पर लगाया जाता है और एक छड़ी भी उसे दी जाती है। He gripped the stick and sat down on a stool at the entrance to the office. अब वो अपनी उस छड़ी को ग्रिप करके रखता है, पकड़ के रखता है और एक स्टूल पर ऑफिस के एंट्रेंस पर बैठा रहता है। And when his chief's car pulled up at the gate, he stood at attention and gave a military salute. और जैसे ही उसके चीफ की यानी कि उसके साहिब की गाड़ी वहां पर आती है, रुकती है, तो वो खड़ा हो जाता है, अटेंशन की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और मिलिट्री सैल्यूट करता है। The office consisted of a staff numbering over 100 and as they trooped in and out every day, he kept an eye on them. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है trooped, जिसका मतलब है टोली बनाकर आना। तो उस ऑफिस में लगभग 100 के आसपास जो है स्टाफ काम करता था और वो सभी आते जाते थे, टोली बनाकर आते जाते थे। तो गोविंद सिंह उन पर नजर रखता था। At the end of the day, he awaited the footsteps of the general manager coming down the stairs and rose stiffly and stood at attention. And after he left, the hundreds of staff poured out. अब जैसे ही दिन समाप्त होता था तो वो इंतजार करता था कि जो जनरल मैनेजर है उनके नीचे आने के फुटस्टेप्स की आवाज आए। जैसे ही वो नीचे आते थे स्टेयर्स से तो वो स्टिफली खड़ा हो जाता था। स्टिफली यानी कि स्ट्रेट, बिना किसी बैंड के, बिना हिले डुले सीधा खड़ा हो जाता था अटेंशन पोजीशन में। और जैसे ही वो चले जाते थे उनके पीछे पीछे जो स्टाफ है वो पुअर आउट करता था, यानी कि पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी फ्रीडम एक्सप्रेस करते हुए उस ऑफिस का स्टाफ भी वहां उनके साथ साथ उसके बाद निकल जाता था। द डोर्स वर शट। सिंह कैरिड हिज टूल इन, प्लेस्ड इट अंडर द स्टेयरकेस एंड प्लेस्ड हिज स्टिक
stick across it. अब उसके बाद जैसे दरवाजे बंद होते थे, गोविंद सिंह अपना स्टूल उठाता था, पेड़ियों के नीचे अपने स्टूल को रखता था और अपनी छड़ी भी वहीं पास में रख देता था. Then he came out and the main door was locked and sealed. और जैसे ही गोविंद वहां से बाहर आता था तो मेन दरवाजा लॉक कर दिया जाता था, लॉक लगा दिया जाता था. In this way he had spent 25 years of service and then he begged to be pensioned off. और इसी तरह उसने 25 साल तक वहां पर नौकरी की और 25 साल होने के बाद जब उसकी आंखें खराब होने लग गई, उसे दिखना कम हो गया, उससे सुनना कम हो गया, तब उसने रिटायरमेंट की मांग की और साथ ही साथ पेंशन की भी मांग की. He would not have thought of retirement yet, but for the fact that he found his sight and hearing playing tricks on him, he could not catch the manager's footsteps on the stairs and it was hard to recognize him even at 10 yards. अभी उसका रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन उसकी सुनने की और देखने की शक्ति कमजोर होने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि उसे मैनेजर के पेड़ियों से नीचे आने की आवाज जो है वो नहीं सुनती थी, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था. चाहे वो 10 यार्ड दूरी क्यों ना खड़े हो तो भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था. इस वजह से उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी. He was ushered into the presence of the chief, who looked up for a moment from his papers and muttered, "We are very pleased with your work for us and the company will give you a pension of 12 rupees for life." Singh clicked his heels, saluted, turned on his heel and went out of the room, his heart brimming with gratitude and pride. अब जब चीफ वहां पर बैठे थे तब चीफ की प्रेजेंस में उसे अशर किया गया, उसे अंदर बुलाया गया. फिर चीफ ने उसके पेपर्स को देखा और धीरे से बोले कि हमें तुम्हारा काम काफी अच्छा लगा और तुम्हारे अच्छे काम की वजह से कंपनी तुम्हें पेंशन भी दे रही है और तुम्हें हर एक महीने 12 रुपए मिला करेंगे. अब ये सुनते ही गोविंद सिंह अपना हाथ उठाता है, अपने पैर सैल्यूट करने के लिए उठाता है और फिर जोर से सलाम करता है और फिर जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है. और इसी बीच उसका दिल जो है वो ग्रेटिट्यूड और प्राइड के साथ ब्रिम करा हुआ था. ब्रिम यानी कि भरा होना. तो उसका दिल जो है काफी ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था, काफी वो कृतज्ञ फील कर रहा था और प्राइड भी फील कर रहा था खुद पर. This was the second occasion when the great man had spoken to him, the first being on the first day of his service. अब यहाँ पर the great man किसके लिए यूज हुआ है? जनरल मैनेजर के लिए, जिसे कि यहाँ पर चीफ या फिर साहिब कहा गया है. अब ये दूसरी बार था कि जब साहिब उससे बात कर रहे थे. पहली बार कब बात की थी? जब उसका ज्वाइनिंग का पहला दिन था. As he had stood at his post, the chief entering the office just then looked up for a moment and asked, Who are you? और पहला दिन था तब क्या हुआ था? वो अपनी सर्विस पर आया ही था, वहां पर खड़ा था, तभी चीफ एंटर होते हैं. ऑफिस में आते ही वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? आई एम द न्यू गेट कीपर मास्टर, ही हैड आंसर्ड. तब गोविंद सिंह जवाब देता है कि मैं यहाँ का नया गेट कीपर हूँ. ये पहली मुलाकात की बात बताई जा रही है. एंड ही स्पोक अगेन ओनली ऑन दिस डे. और दूसरी बार कब बात हो रही है? जब रिटायरमेंट का दिन है. दो सो लिटिल वाज सैड, सिंह फेल्ट इलेक्ट्रिफाइड ऑन बोथ ओकेजन्स बाय द वर्ड्स ऑफ हिज मास्टर. हालांकि ये दूसरी बार ही था कि जब बात हो रही है और बहुत कम बात हुई है, फिर भी गोविंद सिंह जो है इससे काफी इलेक्ट्रिफाइड फील करता है. इलेक्ट्रिफाइड यानी कि एक्साइटेड, उत्साहित सा फील करता है कि जो भी शब्द उसके मास्टर ने उसके लिए कहे. इन सिंग्स आईज The chief had acquired a sort of godhood, and it would be quite adequate if a god spoke to one only once or twice in a lifetime. अब गोविंद सिंह की आंखों में चीफ के लिए भगवान का दर्जा बन चुका था और गोविंद सिंह के अनुसार अगर भगवान एक आधी बार भी दर्शन दे दे और बात कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. In moments of contemplation, Singh's minds dwelt on the words of his master and on his personality. अब जब भी वो गहरी सोच में होता है, कंटेम्पलेशन यानी कि डीप थॉट्स, तो जब भी गोविंद सिंह गहरी सोच में भी होता था, यानी कि वो अपने मास्टर के लिए जब भी सोचता था तो उनके वर्ड से कभी भी भटकता नहीं था. ड्वेल्ट यानी कि दिमाग का बिना भटके रहना. एंड ऑन हिज पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जब भी सोचता था या अपने मास्टर के वर्ड्स के बारे में जब भी सोचता था तो गोविंद सिंह का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था कभी भी. हिज लाइफ मूव्ड ऑन स्मूथली. द पेंशन टुगेदर विद व्हाट हिज वाइफ अर्नड बाय वॉशिंग एंड स्वीपिंग इन अ कपल ऑफ हाउसेस वाज क्वाइट सफिशिएंट फॉर हिम. अब उसकी लाइफ बड़े आराम से चल रही थी. उसकी पेंशन आती थी महीने भर की. साथ ही साथ उसकी पत्नी जो है वो भी लोगों के घरों में वॉशिंग का काम करती थी, यानी कि झाड़ू पोछे का काम करती थी कुछ घरों में, और इससे उनका महीने भर का खर्चा निकल जाता था. He ate his food, went out and met a new friends, slept and spent some evening sitting at a cigarette shop which his cousin owned. अब वो घर पर खाना खाता था, अपने नए दोस्तों से मिलता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, सोता रहता था. शाम को कभी अपने कजन की शॉप पर चला जाता था जो कि एक सिगरेट शॉप थी, एक पनवाड़ी की दुकान थी. This tenor of life was disturbed on the first of every month when he donned his old khaki suit, walked to his old office and salamed the accountant at the counter and received his pension. अब इसकी लाइफ का ये जो टेनर था, यानी कि ये जो लहजा था, ये जो टोन थी इसकी लाइफ की, ये हर महीने की पहली तारीख को डिस्टर्ब हो जाती थी. कब होती थी डिस्टर्ब?
जब ये अपने पुराने ऑफिस में जाता था अपना ओल्ड खाकी सूट पहनकर, अपने अकाउंटेंट को सलाम करता था और अपनी पेंशन रिसीव करता था, तब इसका ये जो रूटीन है ये बिगड़ जाता था। कौन सा रूटीन? जो अभी ऊपर हमने मेंशन किया है कि वो सोता रहता था, खाता रहता था, अपने दोस्त की दुकान पर जाता था, पूरा दिन मस्ती करता रहता था। Sometimes if it was closing, he waited on the roadside for the general manager to come down and saluted him as he got into his car। और कई बार जब ये क्लोजिंग का टाइम होता था ऑफिस का और तब वहां पर प्रेजेंट होता था तो वो वेट करता था कि जनरल मैनेजर आए, और जैसे ही वो रोड पर आते थे तब गोविंद सिंह उन्हें सैल्यूट करता था और फिर उसके बाद वो अपनी कार में बैठ जाते थे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डॉन। इसका मीनिंग है पुट ऑन, यानी कि अपने कपड़े पहनना। देयर वॉज अ लॉट ऑफ टाइम ऑल अराउंड हिम, एन इमेंस सी ऑफ लेजर। इमेंस सी ऑफ लेजर यानी कि हद से ज्यादा खाली समय होना। अब उसके पास बहुत ज्यादा समय होता था, बहुत ही फ्री रहता था वो, इस वजह से वो हर एक समय खाली रहा करता था। इन दिस स्टेट ही मेड अ न्यू डिस्कवरी अबाउट हिमसेल्फ that he could make fascinating models out of the clay and wood dust। अब इसी खालीपन में उसने एक नई डिस्कवरी की, और ये डिस्कवरी क्या थी कि वो क्ले और वुड डस्ट से यानी कि लकड़ी के बुरादे से और मिट्टी से कुछ नए मॉडल्स बना सकता था जो कि काफी फैसिनेटिंग होते थे, काफी आकर्षक होते थे। द डिस्कवरी केम सडनली व्हेन वन डे अ चाइल्ड इन द नेबरहुड ब्रॉट टू हिम इट्स लिटिल डॉल फॉर रिपेयर। और ऐसा तब हुआ जब उसके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा जो है उसके पास अपनी डॉल लेकर आया रिपेयर कराने के लिए। ही नॉट ओनली रिपेयर्ड इट बट मेड अ न्यू थिंग ऑफ इट। अब गोविंद सिंह ने न केवल उसे रिपेयर किया लेकिन उसे और भी अच्छा बना दिया। दिस डिस्कवरी प्लीज्ड हिम सो मच दैट ही वेरी सून बिकेम एब्जॉर्ब्ड इन इट। अब एब्जॉर्ब्ड इन इट ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है कि आसपास की चीजों को भूलकर किसी काम में बहुत ज्यादा गहनता से व्यस्त हो जाना। अब इस डिस्कवरी से वो इतना खुश हुआ कि वो बहुत ही जल्दी इसमें एब्जॉर्ब्ड हो गया, यानी कि आसपास की सारी चीजें वो भूल जाता था और उसी क्ले मॉडल्स को बनाने में लगा रहता था। हिज बैकयार्ड गेव हिम अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ प्लेंट क्ले एंड द कारपेंटर्स शॉप नेक्स्ट टू हिज कजन सिगरेट शॉप सॉडस्ट। सोडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा, प्लांट क्ले यानी कि जो काफी नरम और लचकदार क्ले होती है, मिट्टी होती है। तो गोविंद सिंह जो है वो इन दोनों को मिक्स करके अपने क्ले मॉडल बनाता रहता था, यानी कि लकड़ी का बुरादा जो है उसको यूज करता था और प्लांट क्ले को जो नरमदार काफी स्मूथ क्ले होती थी उसको यूज करता था। अब ये क्ले उसके बैकयार्ड में लगती थी, उसके घर के पिछले हिस्से में लगती थी, और जो सोडस्ट है लकड़ी का बुरादा है वो उसे अपने कजन की सिगरेट शॉप की नेक्स्ट शॉप से मिल जाता था जो कि एक बड़ई की एक कारपेंटर की दुकान थी। ही परचेज्ड पेंट फॉर अ फ्यू आनास। अब उसे कुछ आने में ही पेंट मिल जाता था। एंड लो ही फाउंड हिज आवर्स ग्लाइडिंग। और फिर उसे पता ही नहीं लगता था कि उसका समय कैसे ही बीतता जा रहा है। He sat there in the front part of his home, bent over his clay and brought into existence a miniature universe. All the colors of life were there, all the forms and creatures, but of the size of his middle finger. Whole villages and towns were there, all the persons he had seen passing before his office when he was sentry there. That beggar woman coming at midway and that cucumber vendor, He had the eye of a cartoonist for human faces। अब वो अपने घर के अगले हिस्से पर बैठकर वहां पर क्ले मॉडल्स बनाया करता था और उन क्ले मॉडल से उसने काफी अच्छा मिनिएचर यूनिवर्स क्रिएट किया था, यानी ये एक ऐसा यूनिवर्स जो कि काफी छोटा दिखता था लेकिन उसके अंदर वो सारी चीजें वो फिल करता था, चाहे वो कलर्स हों, लेकिन वो मैक्सिमम साइज क्या होता था, उसकी बीच की उंगली का साइज होता था। यानी कि वो क्ले से क्रिएट तो कर रहा है लेकिन बहुत ही छोटा यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है जो कि उसके उंगली की साइज मात्र की लंबाई का होता था। उसमें वो सभी विलेजेस, वो सभी टाउन आ जाते थे जो उसे पता थे, जो उसे दिखते थे वहां पर, जो भी लोग उसके पास से गुजरते थे जब वो ऑफिस में काम करता था तो उन सभी पर्संस का भी वो वहां पर मेंशन दिखा देता था। जबकि वो वहां पर एक सेंट्री का काम कर रहा था, यानी कि एक वॉचमैन का काम कर रहा था, और वहां से जाती हुई बैगर वुमेन का भी उसने मेंशन किया, चाहे वहां से जाते हुए ककम्बर वेंडर था उसका भी उसने मेंशन किया। यानी कि ह्यूमन फेसेस की वो एक कार्टूनिस्ट की आंख की तरह नजर रखा करता था और उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सेंट्री। सेंट्री का क्या मीनिंग है? एक ऐसा सोल्जर जो कि किसी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है और उसे गार्ड करता है। एवरीथिंग वेंट डाउन इनटू क्ले। अब ये सारी चीजें किस में आ जाती थी? उसके क्ले वाले मॉडल में। इट वॉज अ वंडरफुल मिनिएचर रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही माउंटेड देम नीटली ऑन थिन वुडन स्लाइसेस विच एनहेंस्ड देयर अट्रैक्टिवनेस। अब ये एक बहुत ही शानदार और छोटा सा रिफ्लेक्शन बन जाता था दुनिया का, यानी कि जितनी भी दुनिया उसे वहां पर दिखाई देती थी वो सारी उस मिनिएचर क्रिएचर में दिखा देता था। उन्हें अच्छे से माउंट करता था, यानी कि उन्हें अच्छे से बनाकर रखता था, उन्हें ऑर्गेनाइज करता था, अच्छे से व्यवस्थित करता था। और ये व्यवस्था वो किन पर करता था? छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़ों के सहारे वो क्ले मॉडल्स बनाया करता था जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगते थे। He kept these in his cousin's shop and they attracted huge crowds every day and sold very briskly। ब्रिस्कली यानी कि काफी तेजी से। अब ये सारी चीजें, ये सारे क्ले मॉडल्स जो है वो अपने कजन की शॉप पर रखता था जिससे कि बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, और जैसे ही वो क्ले मॉडल्स आते थे वैसे ही वो बिक जाते थे, यानी कि बहुत ही जल्दी बिक जाते थे। मोर देन फ्रॉम द सेल्स सिंह फेल्ट एन एस्टेसी व्हेन ही सॉ एडमायरिंग क्राउड्स क्लस्टरिंग
clustering around his handiwork। और सेल से ज्यादा गोविंद सिंह को इस बात की खुशी होती थी, इस बात का जॉय होता था कि लोग उसके काम की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके काम के लिए उसकी सराहना कर रहे हैं, उसके आसपास खड़े हो रहे हैं उसे कवर करके। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एस्टेसी, यानी कि इमेंस जॉय, बहुत ही ज्यादा खुश होना, और क्लस्टर यानी कि किसी को घेर कर खड़े हो जाना। ऑन हिज नेक्स्ट पेंशन डे ही कैरिड टू हिज ऑफिस अ स्ट्रीट सीन विच ही रैंक्ड एट हिज बेस्ट एंड हैंडेड इट ओवर द काउंटर टू द अकाउंटेंट विद द रिक्वेस्ट गिव दिस टू साहिब प्लीज। अब जैसे ही वो अगली पेंशन का दिन आया, वो अपने ऑफिस में जाता है पेंशन लेने के लिए, और वहीं पर वो अपना एक मॉडल ले जाता है, क्ले मॉडल, जिसमें कि उस स्ट्रीट की सीन को दिखाया गया है जो कि अभी तक का उसका बेस्ट मॉडल था। वो इसे काउंटर पर अकाउंटेंट को देता है और कहता है कि प्लीज इसे साहिब को दे दीजिएगा। ऑल राइट सेड द अकाउंटेंट विद अ स्माइल। अब अकाउंटेंट जो है काफी खुशी से कहता है कि चलो ठीक है। इट क्रिएटेड अ सेंसेशन इन द ऑफिस एंड डिस्टर्ब द रूटीन ऑफ द ऑफिस वर्किंग फॉर नियरली हाफ एन आवर। अब जब भी गोविंद अपना मॉडल वहां पर लेकर जाता था ऑफिस में, तो वहां पर एक हलचल सी मच जाती थी और ऑफिस का रूटीन जो है लगभग आधे घंटे के लिए बिगड़ जाता था। लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते थे अपना काम छोड़कर। ऑन द नेक्स्ट पेंशन डे ही कैरिड अनदर मॉडल चिल्ड्रन एट प्ले एंड हैंडेड इट ओवर द काउंटर। और उससे अगली बार जब वो पेंशन लेने जाता है तो एक और मॉडल लेकर जाता है जिसमें कि बच्चे खेल रहे हैं, और फिर वो मॉडल वो काउंटर पर जमा करा देता है, यानी कि वो काउंटर पर दे देता है। डिड द साहिब लाइक द लास्ट वन। अब फिर वो अकाउंटेंट से पूछता है कि पिछली बार वाला जो मॉडल है वो साहिब को पसंद आया क्या? यस ही लाइक्ड इट। तो अकाउंटेंट कहता है हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, प्लीज गिव दिस वन टू हिम एंड ही पास्ड इट ओवर द काउंटर। अब गोविंद सिंह इस बार अकाउंटेंट को काउंटर पर ये मॉडल पास करते हुए कहता है कि इस बार ये वाला मॉडल साहिब को दे देना। ही मेड इट अ कन्वेंशन टू कैरी ऑन एवरी पेंशन डे एंड offering for his master, and each time his greatest reward was the accountant's stock reply to his question, what did the sahib say? He said it was very good। अब उसने ये एक कन्वेंशन बना लिया था, एक रिचुअल बना लिया था हर एक पेंशन के दिन पर कि वो मास्टर के लिए, अपने साहिब के लिए एक क्ले का मॉडल लेकर जाता था, और हर एक बार वो अकाउंटेंट से एक ही सवाल पूछता था कि साहिब ने क्या कहा, और उसके लिए सबसे अच्छा रिवार्ड क्या होता था जब अकाउंटेंट का स्टॉक रिप्लाई आता था। स्टॉक रिप्लाई यानी कि एक पहले से तैयार किया हुआ और खुद का तैयार किया हुआ जवाब, क्योंकि वो हर एक बार पूछा जाने वाला है। तो अकाउंटेंट का स्टॉक रिप्लाई होता था ही सैड इट वाज वेरी गुड, कि साहिब ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। मतलब कि हर एक बारी लगभग अकाउंटेंट यही जवाब गोविंद सिंह को दिया करता था। एट लास्ट ही मेड हिज मास्टरपीस। अब आखिरकार गोविंद सिंह ने अपना मास्टरपीस बनाया, अ मॉडल ऑफ हिज ऑफिस, फ्रंटेज विद हिमसेल्फ at his post, a car at the entrance and the chief getting down. This composite model was so realistic that while he sat looking at it, he seemed to be carried back to his office days। अब इस मॉडल के बारे में एक फ्रेज आई है कंपोजिट मॉडल, यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें कि बहुत ज्यादा चीजों को दिखाया गया है। तो एक कंपोजिट मॉडल था, संयुक्त मॉडल था। अब इस कंपोजिट मॉडल में क्या क्या दिखाया गया है? शुरुआत में दिखाया गया ऑफिस का फ्रंट का एरिया, जिसमें कि वो अपनी पोस्ट पर अपना काम कर रहा है। तभी वहां पर एंट्रेंस पर एक कार दिखाई गई है जिसमें से चीफ जो है यानी कि जनरल मैनेजर बाहर आते दिख रहे हैं। और ये कंपोजिट मॉडल इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि उसे देखकर गोविंद सिंह को भी अपने ऑफिस डेज की याद आने लगी। He passed it over the counter on his pension day and it created a very great sensation in the office। अब इस बार के पेंशन के दिन पर वो ये वाला क्ले मॉडल जो है ऑफिस में ले गया और इसे काउंटर पर दिखाया उसने, और ये मॉडल देखकर पूरे ऑफिस में हलचली मच गई। Fellow, you have not left yourself out either, people cried and looked admiringly at Singh। अब तभी वहां पर खड़े सभी लोग जो हैं इसे देखकर खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि अरे गोविंद, इसमें तो तुमने खुद को भी रिप्रेजेंट किया है, तुमने खुद तक को नहीं छोड़ा इसमें। और लोग उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं वहां पर। A sudden fear seized Singh and he asked, the master won't be angry I hope। अब तभी गोविंद सिंह के मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं मास्टर गुस्सा ना करने लग जाए, मुझे लगता है। No, no, why should he be? said the accountant and Singh received his pension and went home। अब तभी वहां पर खड़ा हुआ अकाउंटेंट कहता है कि अरे नहीं नहीं, साहब क्यों गुस्सा करेंगे। और इसके बाद गोविंद सिंह अपनी पेंशन लेता है और फिर घर पर चला जाता है। A week later, when he was sitting on the pew needing clay, the postman came and said, a registered letter for you। अब तभी एक हफ्ते की बात होती है, वो अपने प्योल पर यानी बाहर की चौपाल पर बैठा होता है, क्ले को गूंथ रहा होता है। तभी एक पोस्टमैन आता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक रजिस्टर्ड लेटर आया है। फॉर मी एनी लेटर वुड हैव अपसेट सिंह। ही हैड रिसीव्ड लेस देन 3 letters in his lifetime and each time it was a torture for him till the contents were read out। Now a registered letter। This was his first registered letter। Only lawyers send registered letters, isn't it so? अब तभी गोविंद सिंह कहता है कि मेरे लिए आया है। अब कोई भी लेटर आता था गोविंद सिंह के लिए तो वो उसे परेशान करता था। पूरी लाइफ में उसने 3 से भी कम लेटर रिसीव किए थे और जब भी ऐसा कोई लेटर आता था तो वो उसके लिए टॉर्चर फील होता था जब तक कि उसे पढ़ा
ना जाए। और इस बार तो एक रजिस्टर्ड लेटर आया था और ये इसका पहला रजिस्टर्ड लेटर था। वो उस पोस्टमैन से पूछता है कि रजिस्टर्ड लेटर्स तो सिर्फ लॉयर भेजते हैं ना, ऐसा ही नहीं है क्या? यूजुअली सेड द पोस्टमैन। तो पोस्टमैन कहता है कि हाँ, लगभग तो ऐसा ही होता है। प्लीज टेक इट बैक, आई डोंट वांट इट, सैड सिंह। तो गोविंद सिंह कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। शैल आई से रिफ्यूज्ड, आस्क्ड द पोस्टमैन। नो नो सैड सिंह, जस्ट टेक इट बैक एंड से यू हैव नॉट फाउंड मी। अब तभी पोस्टमैन कहता है कि मैं फिर इस पर लिख दूं कि तुमने लेने से इनकार कर दिया। तो गोविंद सिंह कहता है कि नहीं नहीं, इसे वापस ले जाओ और कह दो कि तुम मुझे मिले ही नहीं। दैट आई कांट डू, सेड द पोस्टमैन लुकिंग सीरियस। अब पोस्टमैन कुछ सीरियस दिखने लगा और वो कहने लगा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता भाई। सिंह seemed to have no option but to scrawl his signature and receive the packet। अब गोविंद सिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसने जैसे तैसे अपना सिग्नेचर वहां पर स्क्रॉल किया, यानी कि अपना सिग्नेचर छापा वहां पर और उस पैकेट को रिसीव किया। He sat gloomingly। अब वो उदासी के साथ बैठ गया, gazing at the floor। अब अपने फ्लोर को वो घूरे जा रहा है। His wife who had gone out and just returned saw him in this condition and asked What is it? अब उसकी वाइफ जो कि घर से बाहर गई हुई थी, जैसे ही वो घर पर वापस आती है और गोविंद सिंह को इस कंडीशन में बैठे हुए देखती है, तो वो पूछती है कि अरे ये क्या है? His voice choked as he replied, It has come. He flung at her the registered letter। अब गोविंद सिंह की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, फिर भी वो कोशिश करके आवाज निकाल कर कहता है कि ये आया है, और वो रजिस्टर्ड लेटर जो है उसे अपनी वाइफ की तरफ फेंकता है। What is it? She asked। तो उसकी वाइफ पूछती है कि अरे ये क्या है? He said, How should I know? Perhaps our ruin। तो गोविंद सिंह कहता है कि अरे भाई मुझे क्या पता क्या है इसमें, शायद हमारा दुर्भाग्य ही होगा। He broke down. His wife watched him for a moment, went in to attend to some domestic duty and returned, still found him in the same condition and asked, Why not open it and see? Ask someone to read it। अब गोविंद सिंह डर के मारे वहीं बैठ जाता है, फिर उसकी वाइफ अंदर कुछ काम करने के लिए चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है और देखती है कि गोविंद तो अभी भी वैसा ही बैठा है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, किसी से कहते क्यों नहीं कि इसे खोल के इसे पढ़ ही दे। He threw up his arms in horror। Woman, you don't know what you are saying. It cannot be opened. They have perhaps written that my pension is stopped and God knows what else the साहिब has said। अब तभी गोविंद घबरा जाता है, डर के मारे अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि अरे औरत, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, इसे हम खोल नहीं सकते हैं। शायद इसमें यही लिखा होगा कि मेरी पेंशन जो है अब बंद कर दी गई है, और शायद क्या पता भगवान जाने साहिब ने इसमें और क्या क्या लिखा हो। Why not go to the office and find out from them। अब गोविंद की वाइफ कहती है कि तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस चले जाओ और वहीं पर पता कर लो कि इसमें क्या है। Not I will never show my face there again, replied सिंह। अब गोविंद सिंह कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी अब ऑफिस नहीं जाऊंगा और अपना चेहरा तो वहां पर कभी नहीं दिखाऊंगा। I have lived without a single remark being made against me all my life। Now he shuddered at the thought of it। I knew I was getting into trouble when I made that office model। अब गोविंद सिंह कहता है कि पूरी लाइफ भर में मैंने अपनी जॉब के टाइम पर कभी भी अपने ऊपर एक भी दाग नहीं लगने दिया। और तभी फिर वो गहराई से सोचने लगता है और फिर कांपने लगता है और फिर कहता है कि शायद मुझे लगता है कि ये सब दिक्कत जो है ऑफिस का मॉडल बनाया था ना मैंने, उस वजह से ही हो रही है। आफ्टर डीपर रिफ्लेक्शन ही सेड, एवरी टाइम आई टुक समथिंग देयर पीपल क्राउडेड राउंड, स्टॉप्ड ऑल वर्क फॉर नियरली एन आवर, दैट मस्ट ऑल्सो हैव रीच्ड द साहिब्स ईयर्स। और काफी गहराई से सोचने के बाद कहता है कि हर एक बार जब भी मैं जाता था तो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे, अपना सब काम लगभग घंटे भर के लिए छोड़ देते थे। शायद ये सब बातें साहिब के कानों तक पहुंच गई होंगी। He wondered about saying the same thing with the letter in his pocket। अब वो ये सारी बातें जो है सभी को कहता फिर रहा है इधर उधर घूमते घूमते, और वो लेटर जो है अपनी पॉकेट में डाले फिरे घूम रहा है। He lost his taste for food, wandering about unkempt with his hair standing up like a halo, an unaccustomed sight, his years in military service having given him a habitual tidiness। अब ये काफी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि उसने अपना फूड का टेस्ट छोड़ दिया, यानी कि अब उसे अपने खाने में भी अच्छा कुछ नहीं लग रहा, इधर उधर घूमे जा रहा है, वो भी अनकैम्प्ड होकर। अनकैम्प्ड का क्या मीनिंग है? अपनी बाल अपने शक्ल सूरत जो है वो अस्त व्यस्त करके रखना, साफ सुथरा ना रहना। उसके जो बाल हैं एक हैलो की तरह खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है हेलो। ये क्या होता है? जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्संस होते हैं उनकी पेंटिंग में दिखाया जाता है कि उनके सिर के अराउंड जो है एक सर्किल बना हुआ है जो कि किसी लाइट को, किसी चमक को दिखा रहा है, ऐसा कोई सर्किल। तो उसी सर्किल की तरह उसके बाल जो हैं एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, यानी कि उसने बालों को भी अपने सही नहीं किया है। वो काफी अजीब लग रहा है ऐसी स्थिति में। हिज ईयर्स इन मिलिट्री सर्विस हैवन गिवन हिम अ हैबिचुअल टाइडीनेस। अब यहाँ पर ऑपोजिट स्टेटमेंट दे दी कि इतने सालों से उसने मिलिट्री की सर्विस की और उससे एक हैबिचुअल टाइडीनेस
क्लीनलीनेस उसे मिली, यानी कि निरंतर रूप से अपने आप को साफ सुथरा रखता था वो। लेकिन आज वो कैसा दिख रहा है? उसके बाल बिखरे हुए हैं, बाल एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, उसके कपड़े साफ सुथरे नहीं है। हिज वाइफ लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड एंड बिकम मिजरेबल अबाउट हिम। अब उसकी वाइफ जो है उसकी सारी शांति भंग हो गई, वो काफी परेशान रहने लगी। गोविंद सिंह के बारे में उसे दुख होने लगा, चिंता होने लगी। He stood at crossroads, clutching the letter in his hand. अब कई बार ऐसा होता था कि वो चौराहों पर खड़ा रहता था गोविंद, उसके हाथ में वो लेटर जो है वो कस के पकड़ के रखता था। He kept asking everyone he came across, tell me what is there in this, but he would not brook the suggestion to open it and see its contents. अब जब भी वहां से उसे कोई आता हुआ दिखता था तो वो उससे पूछता था कि बताओ बताओ इसमें क्या है, मुझे बताओ। लेकिन जब भी कोई उसे ये सुजेशन देता था कि इसे खोलकर देख लो इसके अंदर क्या है, तो वो उनके इस सुजेशन को सहन नहीं कर पाता था। ब्रूक यानी कि टॉलरेट करना, सहन करना, तो वो इस सुजेशन को सहन नहीं कर पाता था। सो फोर्थविथ सिंह फाउंड हिज वे टू द सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट एट रेस कोर्स रोड। अब जिस एक्सरे इंस्टीट्यूट का पहले पेज पर जिक्र हुआ था, उसी एक्सरे इंस्टीट्यूट से यहाँ पर कहानी जो है कंटिन्यू हो रही है कि आखिरकार गोविंद सिंह जो है वो उसी सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट में जाता है जिसकी शुरुआत में बात हुई थी। और वो सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट कहाँ है? रेस कोर्स रोड पर। एज ही एंटर्ड द गेट ही ऑब्जर्व डजन्स ऑफ कार पार्क्ड अलोंग द ड्राइव एंड अ गोरखा वॉचमैन एट द गेट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गोरखा। पर्टिकुलरली ये गोरखा वर्ड क्या है? ऐसे लोग जो नेपाल के नेटिव है और अच्छे सोल्जर्स हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे ही वो सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट में एंटर करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि गेट पर काफी ज्यादा कार्स जो हैं वो पार्क की हुई हैं और वहां पर जो वॉचमैन है वो गोरखा है, यानी कि नेपाल का रहने वाला सोल्जर है। सम पीपल वर सिटिंग ऑन सोफाज रीडिंग बुक्स एंड जर्नल्स। अब वहां पर कुछ लोग सोफा पर बैठे थे, वो अपनी बुक्स को, जर्नल्स को रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे उन्हें। दे टर्न्ड एंड थ्रू अ ब्रीफ लुक एट हिम एंड रिज्यूम देयर स्टडीज। अब वो एक बार के लिए तो उसे देखते हैं और फिर अपनी स्टडीज पर कंटिन्यू करते हैं। एज सिंह स्टूड अनसर्टेनली एट द डोरवे एन असिस्टेंट केम अप एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। अब वो अस्त व्यस्त तरीके से उस गेट पर खड़ा था, तभी वहां पर एक असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए भाई। सिंह गेव अ सैल्यूट, हेल्ड अप द लेटर अनसर्टेनली एंड मटर्ड कैन आई नो व्हाट इज इनसाइड दिस। अब गोविंद सिंह उसे पहले तो सैल्यूट करता है और फिर अनसर्टेनली यानी कि ना चाहते हुए भी उसे अपना लेटर पकड़ाता है और धीरे से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ इसके अंदर क्या है। द असिस्टेंट मेड द ऑब्वियस सुजेशन। अब असिस्टेंट ने भी उसे वही सुजेशन दिया जो कि सभी लोग दे रहे थे, बट सिंह रिप्लाइड दे सेड यू कुड टेल मी व्हाट्स इनसाइड विदाउट ओपनिंग इट। लेकिन तभी गोविंद सिंह रिप्लाई करता है कि लोगों ने तो मुझसे कहा था कि तुम इसे बिना देखे इसके अंदर का बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है। द असिस्टेंट आस्क्ड वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब असिस्टेंट तभी पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो भाई। सिंह एक्सप्लेन्ड हिज लाइफ, work and outlook and concluded, I have lived without remark all my life. I knew trouble was coming. There were tears on his cheeks. अब गोविंद सिंह से जब ये सवाल पूछा जाता है तो गोविंद पहले तो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, फिर अपने काम के बारे में बताता है और आखिर में कंक्लूड करता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ भर एक भी दाग अपनी नौकरी पर नहीं लगने दिया, लेकिन मुझे पता है कि अब कुछ ना कुछ दिक्कत आ चुकी है। और ये कहते हुए गोविंद सिंह के गालों पर आंसू साफ झलक रहे थे। द असिस्टेंट लुक्ड एट हिम क्यूरियसली एज स्कोर्स ऑफ अदर्स हैड डन बिफोर, स्माइल्ड एंड सेड गो होम एंड रेस्ट, यू आर नॉट ऑल राइट, गो होम। अब यहाँ पर एक फ्रेज आई है स्कोर्स ऑफ अदर्स। एक्चुअली ये फ्रेज है स्कोर्स ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों का होना। अब तभी वहां पर सभी बैठे जो लोग थे वो उसे देखते हैं और असिस्टेंट भी उसे देखता है। फिर असिस्टेंट स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम घर जाओ और रेस्ट करो, तुम अभी ठीक नहीं हो, जाओ घर जाओ। कांट यू से व्हाट इज इन इट, सिंह आस्क्ड पैथेटिकली। अब गोविंद सिंह उससे बहुत ही दुखी होकर दया वाली भाव से वो पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि इसमें क्या है। द असिस्टेंट टुक इट इन हिज हैंड, एग्जामिन्ड इट एंड सेड शैल आई ओपन इट। तभी असिस्टेंट उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे एग्जामिन करता है और कहता है कि क्या मैं इसे खोल लूं। नो नो नो, सिंह क्राइड एंड स्नैच्ड इट बैक। तभी गोविंद सिंह एकदम से कहता है अरे नहीं 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 नहीं, और फिर वापस से उसे उसके हाथों से खींच लेता है। देयर वाज अ लुक ऑफ टेरर इन हिज आईज। अब ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक बहुत ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। द असेंबली लुक्ड अप फ्रॉम देयर पेजेस एंड वॉच्ड हिम विद मिल्ड अम्यूजमेंट इन देयर आईज। अब तभी जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, पढ़ रहे थे, वो एकदम से उसे देखते हैं और उन सभी की आंखों में इसके लिए एक मजाक दिख रहा था। अब यहाँ पर एक फ्रेज आई है मिल्ड अम्यूजमेंट, यानी कि किसी फनी चीज को एकदम से देखना। द असिस्टेंट काइंडली पुट हिज आर्म्स ऑन हिज शोल्डर एंड लेड हिम आउट। यू गेट वेल फर्स्ट एंड देन कम बैक, आई विल टेल यू यू आर नॉट ऑल राइट। अब वो असिस्टेंट उसके कंधों पर हाथ रखता है, उसे बाहर ले जाता है और कहता है पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर वापस आना, मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी तुम ठीक नहीं हो। वॉकिंग बैक होम ही पॉन्डर्ड ओवर इट। अब घर जाते हुए वो इसके बारे में सोचता है। वाई आर दे ऑल बिहेविंग लाइक दिस
एज इफ आई वर अ मैडमैन। अब घर जाते हुए वो इस बात को सोचता है और तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि वो सारे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे कि जैसे मैं कोई पागल वगैरह हूँ। When this word came to his mind, he stopped abruptly in the middle of the road and cried, "Oh, that's it! Is that it? Mad, mad!" He shook his head gleefully as if the full truth had just dawned upon him. अब गोविंद के दिमाग में जैसे ही वर्ड आया मैडमैन, तभी वो एकदम से रुक जाता है, रोड के बीच में रुक जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे ऐसा है क्या? क्या ऐसा है? पागल, पागल। अब वो ग्लीफुली काफी एक्साइटमेंट के साथ अपना सिर जोर से हिलाता है, जैसे कि उसे पूरा का पूरा सच पता लग गया हो और पहली बार के लिए उसे समझ आया हो। He now understood the looks that people threw at him. अब लोग उसे जिस तरह से देख रहे थे वो तरीका भी उसे समझ आ गया। ओ, he cried aloud. तभी वो कहता है कि अरे अरे, वो जोर से ये बातें चिल्लाता है, फिर वो हंसने लग जाता है। He felt a curious relief at this realization. अब जैसे ही उसे रियलाइजेशन होता है कि मैं पागल हो गया हूँ, तो उसे बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा ही सुकून मिलता है। I have been mad and didn't know it. मैं पागल हो गया और मुझे पता ही नहीं है। He cast his mind back. अब वो अपनी पहले की लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, पहले के टाइम के बारे में सोचने लग जाता है। Every little action of his for the last so many days seemed mad. पर्टिकुलरली द डॉल मेकिंग। और पिछले कुछ दिनों में जो भी चीजें उसके साथ हुई उन सभी चीजों के बारे में वो सोचने लगता है और पर्टिकुलरली जो क्ले के थ्रू वो डॉल मेकिंग कर रहा था उसके बारे में सोचने लगता है। व्हाट सेन मैन वुड मेक क्ले डॉल्स आफ्टर 25 years ऑफ रिस्पेक्टेबल सर्विस इन एन ऑफिस। कौन ही बुद्धिमान आदमी होएगा जो 25 साल एक ऑफिस में रिस्पेक्टेबल जॉब करने के बाद क्ले डॉल्स बनाएगा। ही फेल्ट अ ट्रेमेंडियस फ्रीडम ऑफ लिम्स एंड डिडंट फील इट पॉसिबल टू वॉक एट एन ऑर्डिनरी पेस। अब यहाँ पर एक फ्रेज है फ्रीडम ऑफ लिम्स, यानी कि फ्रीली घूमने की एबिलिटी होना। अब उसे ऐसा फील होता है कि उसे बहुत ज्यादा आजादी मिल गई हो और उसे ऐसा लग रहा है कि अब मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। He wanted to fly. वो उड़ना चाह रहा है अब। He swung his arms up and down and ran on with a whoop. अब वो उड़ना चाह रहा है, अपने बाजुओं को खोलता है, अपने हाथ खोलता है, कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, भागता रहता है और जोर जोर से चीखें मारने लगता है। वूप यानी कि जोरदार चीख मारना। He ran through the market road. अब वो मार्केट रोड पर घूमे जा रहा है। When people stood about and watched, he cried, "Hey, don't laugh at a madman. For who knows, you will also be mad when you come to make clay dolls," and charged into their midst with a war cry. अब जब लोग उसे देख रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तभी वो कहता है कि अरे एक पागल आदमी पर ऐसे हंसो मत, क्या पता कल को तुम भी पागल हो जाओ और क्ले डॉल्स बनाने लगो। और फिर वो जोर जोर से गली के बीचों बीच खड़ा होकर, उन लोगों के बीचों बीच खड़ा होकर ऐसे चीखे मार रहा है जैसे कि वो युद्ध में चिल्ला रहा हो। When he saw children coming out of a school, he felt it would be nice to amuse their young hearts by behaving like a tiger. अब जैसे ही वो बच्चों को स्कूल से बाहर आते हुए देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा होगा ना अगर मैं बच्चों को एक टाइगर बन के दिखाऊं, टाइगर की तरह बन के उनको हंसाऊं। So he fell on his hands and knees and crawled up to them with a growl. तो वो उन बच्चों के पास जाता है, अपने हाथों पैरों के सहारे खड़ा हो जाता है जैसे कि एक टाइगर खड़ा हो और जोर जोर से गुर्राने लग जाता है। He went home in a terrifying condition. अब वो अपने घर पर बहुत ही भयावह स्थिति में आता है, काफी डरा हुआ भी होता है वो। His wife, who was grinding chili in the backyard, looked up and asked, "What is this?" His hair was covered with street dust, his body was splashed with mud. He could not answer because he choked with mirth as he said, "Fancy, what has happened? What is it?" अब जब वो घर पहुंचता है, उसकी वाइफ जो है वहां पर लाल मिर्च को जो है पीस रही होती है। तभी वो इसे देखती है और पूछती है कि अरे ये क्या है। अब उसके बाल जो हैं वो गली की धूल की वजह से पूरे अलग रंग के हो रखे थे, यानी कि उसके बालों में मिट्टी आ रखी थी। उसकी पूरी बॉडी जो है उस पर कीचड़ लगा हुआ था और वो ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। और जवाब ना दे पाने का क्या रीजन है? मिर्थ, यानी कि बहुत ज्यादा फन या एंजॉयमेंट की वजह से आने वाला लाफ्टर, जिसे वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो कहता है फैंसी, व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या अजीब है, क्या हो गया, व्हाट इज इट। तो उसकी वाइफ कहती है कि अरे ये क्या है। आई एम मैड, मैड। ही लुक्ड एट हिज वर्क बास्केट इन अ कॉर्नर, scooped out the clay and made a helmet of it and put it on his head. अब तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। फिर वो अपने वर्क बास्केट को देखता है जिसके अंदर उसने क्ले इकट्ठी करके रखी होती है, उसमें से क्ले को स्कूप आउट करता है। स्कूप आउट यानी कि जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप भरते हैं उसी तरह वो क्ले को मुट्ठी भर भरता है, उसे बाहर निकालता है, उसका एक हेलमेट बनाता है और फिर उसे अपने सिर पर रख लेता है। रेंज्ड ऑन द फ्लोर वॉज हिज लेटेस्ट हैंडीवर्क। अब उसका जो नया नया हैंडीवर्क था, आर्टवर्क था, लेटेस्ट आर्टवर्क था, वो जमीन पर अब बिखरा पड़ा था। आफ्टर हिज लास्ट विजिट टू द ऑफिस ही हैड बीन एंगेज्ड इन मेकिंग अ मॉडल
विलेज। अब अपने ऑफिस में जब उसने लास्ट विजिट की थी उसके बाद से वो एक मॉडल बनाने में बिजी था जो कि एक विलेज का मॉडल था। इट वॉज अ रेस्प्लेंडेंट ग्रुप, अ डन रोड, रेड टाइल्स, ग्रीन कोकोनट ट्रीज स्विंग एंड द कलर ऑफ द साड़ीज ऑफ द विलेज वुमेन कैरिंग वाटर पॉट्स। अब ये एक रेस्प्लेंडेंट ग्रुप था, यानी कि एक कलेक्शन था बहुत ही ब्रिलियंट, इंप्रेसिव और ब्यूटीफुल चीजों का। इसमें डन रोड दिखाई दे रही थी यानी कि कच्ची रोड थी, रेड टाइल्स दिखाई दे रही थी, वहां पर ग्रीन कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे थे जो कि हल्के हल्के हिल रहे थे। वहीं पर अलग अलग कलर की साड़ीज पहनकर गांव की औरतें जा रही थी जिनके हाथों में मटके थे। ही डिराइव्ड द इंस्पिरेशन फॉर इट फ्रॉम अ मेमोरी ऑफ हिज ऑन विलेज डेज। अब इस वर्क की इंस्पिरेशन उसे कहां से मिली थी? खुद के गांव की याद आ रही थी, उसी की मेमोरी में उसने ये क्ले मॉडल बनाया था। इट वॉज द मोस्ट एंजॉयबल पीस ऑफ वर्क दैट ही हैड सो फार अंडरटेकन। अब जितने भी उसने क्ले मॉडल बनाए थे उसमें से सबसे ज्यादा एंजॉय उसने इस वर्क को बनाते हुए किया था। ही लिव्ड इन अ काइंड ऑफ एस्टेसी व्हाइल डूइंग इट। ये काम करते हुए उसे काफी तसल्ली हो रही थी, काफी खुशी मिल रही थी। आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर माई सेल्फ, अ मोमेंटो ऑफ माई फादर्स विलेज, ही डिक्लेयर्ड। अब उसने डिक्लेयर किया कि ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये मेरे फादर का विलेज है। आई विल शो इट एट एन एग्जीबिशन वेयर दे विल गिव मी अ मेडल। मैं इसे एक एग्जीबिशन में दिखाऊंगा जहां पर वो मुझे मेडल भी देंगे। ही गार्डेड इट लाइक अ ट्रेजर। व्हेन इट वाज वेट ही नेवर अलाउड हिज वाइफ टू वॉक विद इन 10 yards ऑफ इट। कीप ऑफ, वी डोंट वांट योर फुट डस्ट फॉर दिस विलेज। अब वो इस क्ले मॉडल को एक खजाने की तरह संभाल कर रखता था। जब ये हल्का हल्का गीला था तब वो अपनी वाइफ को 10 से 8 दूर से भी इसके पास नहीं आने देता था और कहता था कि हमें तुम्हारे फुट डस्ट जो है इस विलेज के लिए नहीं चाहिए, यानी कि इस क्ले मॉडल के विलेज के लिए हमें तुम्हारे पैरों की धूल नहीं चाहिए। नाउ इन हिज मैडनेस ही लुक डाउन ऑन इट। अब अपनी मैडनेस में वो इसे देखता है। ही रेज्ड हिज फुट एंड स्टैम्प्ड एवरीथिंग डाउन इनटू अ मल्टी कलर्ड जैम। इसे अपने पैरों के नीचे दबा देता है और फिर ये इकट्ठा होकर एक मल्टी कलर जैम बन जाता है, यानी कि रंग बिरंगा सा बन जाता है जैसे कि कुछ जैम हो। दे वर स्टिल हाफ वेट, अभी भी ये आधे गीले थे, यानी कि पूरी तरह से ये मॉडल सूखा नहीं था। ही सॉ डोंकी ग्रेजिंग इन द स्ट्रीट। अब उसे तभी सड़क में एक गधा दिखता है जो कि वहां पर घास चर रहा था। ही गैदर्ड अप द जैम एंड फ्लंग इट एट द डोंकी विद द रिमार्क, ईट दिस इफ यू लाइक। अब तभी जब उसे गली में एक गधा दिखता है, एक डंकी दिखता है, तो वो उस जैम को इकट्ठा करता है और उस डंकी पर फेंकते हुए कहता है कि खा लो अगर इसे तुम खा सकते हो तो। इट इज अ नाइस विलेज, ये एक बहुत ही अच्छा गांव है। एंड ही वेंट आउट ऑन अ सेकंड राउंड, और उसके बाद वो अपने घर से चला जाता है वापस से गांव में दूसरा फेरा लगाने के लिए। दिस वॉज अ क्वाइट ईयर आउटिंग, ये एक बहुत ही शांत आउटिंग थी शुरुआत में। ही स्ट्रोड ऑन एट एन इवन पेस। अब स्ट्रोड का क्या मीनिंग है? बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स लेना। अब वो तेजी से और बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स लेकर चलता है। काफी तेजी से वो हाँफ रहा है, काफी तेजी से वो सांस ले रहा है। विद द क्ले हेलमेट ऑन, आउट ऑफ विच पीप्ड हिज ग्रे हेयर, हिज आर्म्स लॉक्ड बिहाइंड, हिज फिंगर्स क्लचिंग द फेटफुल लेटर, हिज फेस tilted towards the sky। अब वो काफी तेजी से कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा है और बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा है, बहुत तेज जोर से सांस ले रहा है। उसने वो क्ले का हेलमेट अपने सिर पर पहना हुआ है जिसमें से कुछ ग्रे हेयर जो है वो बाहर की तरफ दिख रहे हैं। उसने अपने हाथ जो है पीछे की तरफ बांधे हुए जैसे कि विश्राम की पोजीशन में हो, और उसकी फिंगर्स में, उसकी उंगलियों में अभी भी वो फेटफुल लेटर है जिसे वो अपना दुर्भाग्य मान रहा है, और उसका फेस जो है वो स्काई की तरफ है, यानी कि वो आसमान की तरफ देखता हुआ चल रहा है। He walked down the market road with a feeling that he was the sole occupant of this globe. His madness had given him a sense of limitless फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड ब्यूयंसी। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ब्यूयंसी, इसका चीयरफुल स्पिरिट के लिए मीनिंग आया है, यानी कि ऑप्टिमिज्म रहना, हाई स्पिरिट रहना, लाइवलीनेस रहना, यानी कि खुलकर जीना। अब वो मार्केट रोड पर चल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में वो अकेला ही है। अब इस पागलपन ने उसे पूरी खुली छूट दे दी थी। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी फ्रीडम के साथ इस तरह से चल रहा है जैसे वो दुनिया में अकेला ही हो। द रिमार्क्स एंड जीयर्स ऑफ द क्राउड गैपिंग एट हिम डिड नॉट इन द लीस्ट टच हिम। अब जिस तरह से लोग उसे देख रहे थे, जिस तरह से लोग उसे रिमार्क दे रहे थे, उस पर रूड कमेंट कर रहे थे, उसे घूरे जा रहे थे, ऐसे में लोगों ने उसे टच भी नहीं किया, यानी कि लोग एकदम से सुन्न हो गए थे कि ये कर क्या रहा है। While he walked thus, his eye fell on the bulb of a tall street lamp, bulb of the size of a papaya fruit. He muttered and chuckled. अब जब वो सड़क पर चल रहा था तभी उसकी नजर जाती है एक बल्ब पर जो कि एक सड़क पर लगा हुआ था, एक स्ट्रीट लैम्प था और काफी ऊंचाई पर था और काफी बड़ा था। अब उसे ये बल्ब जो है पपाया फ्रूट की तरह लग रहा था। तभी वो कहता है, It had been a long cherished desire in him to fling a stone at it. Now he felt in his joyous and free condition that he was free from the trammels of convention and need not push back any inclination। और तब वो कहता है कि उसकी दिली इच्छा है बहुत लंबे टाइम से कि वो इस तरह की किसी पपाया
पपाया फ्रूट वाले बल्ब पर पत्थर मारे। और अब उसे ऐसा लगता है कि वो काफी खुश है, काफी फ्री है, यानी कि सनकी तो हो ही चुका है तो उसे कोई रोकेगा नहीं। अब दुनियादारी के जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे वो फ्री है और कोई भी रुझान उसे पीछे खींचने वाला नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेज है ट्रेमल्स ऑफ कन्वेंशन। इसका मीनिंग क्या है? रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, हिंड्रेंसेस जो कि हम सोशल कस्टम्स की वजह से लगा कर रखते हैं खुद पर। और इंक्लिनेशन का क्या मीनिंग है? रुझान होना या झुकाव होना। ही पिक्ड अप अ पीबल एंड थ्रू इट विद गुड एम। अब पीबल जो है एक ऐसा छोटा शाइनी सा स्मूथ सा राउंड सा पत्थर होता है जो कि लगभग समुद्री इलाके के पास पाया जाता है। तो वो उस पत्थर को उठाता है और जोर से एम करता है और फेंकता है उस स्ट्रीट लैंप की तरफ। द शैटरिंग नॉइस ऑफ ग्लास वाज एज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। अब जो वो ग्लास के टूटने की आवाज होती है वो उसके कानों में म्यूजिक की तरह बजती है। अ पुलिसमैन पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर। अब तभी एक पुलिस वाला आता है, उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। Why did you do it? तुमने ऐसा क्यों किया? सिंह looked indignant। अब तभी जब गोविंद सिंह से ये सवाल पूछा जाता है पुलिसमैन के द्वारा तो गोविंद सिंह जो है काफी गुस्से से उसे देखता है। I like to crack glass papaya fruit. That is all was the reply. The constable said, "Come to the station." अब तभी गोविंद सिंह रिप्लाई करता है कि मेरी इच्छा थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं इस ग्लास पपाया फ्रूट को फोड़ूं तो मैंने फोड़ दिया। तभी कांस्टेबल कहता है चलो फिर पुलिस स्टेशन चलो। Oh yes, when I was in Mesopotamia, they put me on half ration once, he said, and walked on to the station. अब मेसोपोटामिया इराक की एक जगह है, इराक का एक एरिया है। तो वहां का रेफरेंस देते हुए गोविंद सिंह कहता है कि जब मैं मेसोपोटामिया में था तब उन्होंने मेरा राशन एक बार आधा कर दिया था। और ये कहते हुए वो स्टेशन की तरफ बढ़ता है। He paused, tilted his head to the side and remarked, "This road is not straight." A few carriages and cycles were coming up to him. अब तभी वो रुकता है, एकदम से सड़क की तरफ अपना सिर घुमाता है और कहता है ये सड़क सीधी तो नहीं है। और तभी उसे दिखते हैं कुछ कैरेजेस, कुछ तांगे वाले और कुछ साइकिल वाले उसकी तरफ आते हुए। He found that everything was wrong about them. अब उसे लगता है कि सब कुछ ये गलत हो रहा है। They seemed to need some advice in the matter. और गोविंद सिंह को लगता है कि इन्हें किसी एडवाइस की जरूरत है शायद। He stopped in the middle of the road, stretched out his arms and shouted, "Halt!" The carriages stopped. The cyclist jumped off and Singh began a lecture. When I was in Mesopotamia, I will tell you fellows who don't know anything about anything. अब तभी वो रोड के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी बाजू से सभी को रोकते हुए कहता है कि अरे रुक जाओ। तभी सभी कैरेजेस वाले और सभी साइकिलिस्ट जो हैं एकदम से रुक जाते हैं। साइकिलिस्ट अपनी साइकिल से उतर भी जाते हैं। और तभी गोविंद सिंह अपना लेक्चर स्टार्ट करता है कि जब मैं मेसोपोटामिया में था, और फिर अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। द पुलिसमैन ड्रैग्ड हिम अवे टू द साइड एंड वेव्ड टू द ट्रैफिक टू रेज्यूम। अब तभी वो पुलिस वाला जो है उसे पीछे खींचता है और उस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए कहता है कि आप लोग जाइए। वन ऑफ द साइक्लिस्ट हु रेज्यूम्ड जंप्ड ऑफ द सैडल अगेन एंड केम टुवर्ड्स हिम विद, "व्हाई इट इज सिंह, व्हाट फैंसी ड्रेस इज दिस, व्हाट इज द मैटर?" अब जब वो ट्रैफिक चालू हो गया था, वापस से लोग जाना शुरू हो गए थे, तभी उनमें से एक साइकिलिस्ट वहां पर रुकता है, अपनी सीट से उतरता है। यहाँ पर जो वर्ड है सैडल, इसका मतलब है बाइक या फिर साइकिल की सीट। तो अपनी साइकिल की सीट से उतरता है, उस तरफ आता है और कहता है कि क्यों, ये गोविंद सिंह ही है ना, तुम गोविंद सिंह ही हो ना, ये क्या पहना हुआ है तुमने, क्या हुआ है? इवन थ्रू द हेज ऑफ हिज इनसेन विजन सिंह कुड रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड द पर्सन, द अकाउंटेंट एट द ऑफिस। अब हालांकि वो पागलपन वाली हरकतें कर रहा था, फिर भी अचानक से गोविंद सिंह ने उस आवाज को और उस आदमी को पहचान लिया था। ये उसके ऑफिस में काम करने वाला अकाउंटेंट था। सिंह क्लिक्ड हिज हील and gave a salute. "Excuse me, sir. Didn't intend to stop you. You may pass." He pointed the way generously and the accountant saw the letter in his hand. अब गोविंद सिंह तभी अचानक से अकाउंटेंट को सैल्यूट करता है और कहता है कि आपको रोकने का इरादा नहीं था सर, आप जा सकते हैं। और तभी वो रास्ते की तरफ अपना हाथ करता है और जाने का इशारा करता है। और उसी टाइम पर अकाउंटेंट को गोविंद सिंह के हाथ में वो लेटर दिखाई देता है। He recognized it although it was mud stained and crumpled. अब हालांकि वो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था और क्रम्पल्ड था, यानी कि काफी मुड़ चुका था, फिर भी अकाउंटेंट ने उस लेटर को पहचान लिया था। सिंह, यू गॉट द लेटर? और तभी अकाउंटेंट उससे पूछता है कि गोविंद सिंह, क्या तुम्हें वो लेटर मिल गया था? तो गोविंद सिंह जवाब देता है, यस सर, पास, डू नॉट स्पीक ऑफ इट। तो गोविंद सिंह कहता है कि हाँ जी सर, मिल गया था, छोड़िए अब इसके बारे में बात मत कीजिए। व्हाट इज द मैटर? ही स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड। अब तभी अकाउंटेंट उससे पूछता है कि क्या हो गया, और वो लेटर उसके हाथ से खींचता है। व्हाई हैवंट यू ओपनड इट? तुमने अभी तक इसे खोला क्यों नहीं? ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट ऑफ इट अ लेटर एंड रीड अलाउड, द जनरल मैनेजर ग्रेटली अप्रिशिएट्स द वेरी आर्टिस्टिक मॉडल्स यू हैव सेंट एंड ही इज प्लीज्ड टू सैंक्शन अ रिवॉर्ड ऑफ 100 रुपीज एंड होप्स इट विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर यू टू कीप अप दिस इंटरेस्टिंग हॉबी। अब तभी वो अकाउंटेंट उसके हाथ से वो एनवेलप खींचता है, उसे फाड़ता है, उसे खोलता है, उसमें से एक लेटर निकालता है और जोर जोर से
से पढ़ना शुरू करता है कि जनरल मैनेजर जो हैं उन्होंने तुम्हारे काम की प्रशंसा की है, इसमें तुमने जितने भी आर्टिस्टिक मॉडल बनाए उसके लिए उन्होंने काफी प्रशंसा की है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे नाम 100 रुपए का इनाम जो है वो रखा है ताकि तुम इससे एनकरेज हो और अपने काम को जारी रखो। इट वॉज ट्रांसलेटेड टू हिम वर्ड फॉर वर्ड एंड द एनक्लोजर अ चेक फॉर 100 रुपीज वॉज हैंडेड टू हिम। अब ये सारा लेटर जो है वर्ड बाय वर्ड उसे ट्रांसलेट किया जाता है और उस लेटर के साथ एक चेक भी एनक्लोज था जो कि 100 रुपये का था, वो भी उसे दे दिया जाता है। अ बिग क्राउड गैदर्ड टू वॉच दिस सीन। अब एक बड़ी संख्या में लोग इस सीन को देखने के लिए वहां आ जाते हैं। सिंह प्रेस द लेटर टू हिज आईज। अब गोविंद सिंह उस लेटर को फिर से ढंग से देखने लग जाता है। ही बीट हिज ब्रोज एंड वेल्ड, टेल मी सर, एम आई मैड और नॉट। अब तभी वो अपने आईब्रोज को ऊपर उठाता है मानो उसके सिर पर त्योड़ियां आ गई हों और फिर रोते हुए विलाप करते हुए कहता है कि सर बताइए मैं पागल हूं या नहीं हूं। यू लुक क्वाइट वेल, यू आरंट मैड, सेड द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कहता है कि भाई तुम ठीक दिख रहे हो, तुम पागल थोड़ी हो। सिंह फेल एट हिज फीट एंड सैड विद टीयर्स चोकिंग हिज वॉइस, यू आर अ गॉड सर टू से दैट आई एम नॉट मैड, आई एम सो हैप्पी टू हियर इट। अब तभी गोविंद सिंह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। रोने की वजह से ही उसकी ढंग से आवाज नहीं आ रही होती है और तभी वो कहता है कि सर आप भगवान हैं, आपने मुझे कह दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। इसे सुनकर मुझे पता है कि मैं कितना सुकून में हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है। On the next pension day, he turned up spruce as ever at the office counter. स्प्रूज यानी कि नीट, क्लीन, अच्छे से साफ सुथरा होकर। अब जब नेक्स्ट पेंशन डे आता है तब वो अपने ऑफिस साफ सुथरा होकर जाता है ढंग से। एज दे हैंडेड हिम द एनवेलप दे आस्क्ड व्हाट टॉयज आर यू मेकिंग नाउ। और तभी अकाउंटेंट जब उसे उसकी पेंशन का एनवेलप दे रहा होता है तभी वो उससे पूछता है कि अब तुम कौन सा टॉय बना रहे हो। नथिंग सर, नेवर अगेन। तो गोविंद सिंह का जवाब होता है कुछ भी नहीं बना रहा हूँ सर और कभी नहीं बनाऊंगा। इट इज नो ऑक्यूपेशन फॉर अ सेन मैन। ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के करने लायक काम नहीं है। He said, received his pension and walked stiffly out of the office. Stiffly यानी कि काफी अनफ्रेंडली और रिजिड मैनर में। तो वो अजीब चाल के साथ अपनी पेंशन रिसीव करने के बाद ऑफिस से बाहर चला जाता है। तो इसमें आयरनी क्या है कि हालांकि उसे एनकरेजमेंट मिलता है 100 रुपए का अपने आर्ट की वजह से, ये जानने के बावजूद भी वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी फिर से इस तरह का काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो। तो वो ये मानता है कि ये सब आर्टिस्टिक वर्क जो है ये किसी भी सेन मैन, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के करने लायक काम नहीं है, इसीलिए वो इस काम को छोड़ देता है। इसी के साथ हमारी ये 4th शॉर्ट स्टोरी मालगुडी डेज की कंप्लीट हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।